हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट पर आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो थर्ड पोइम इन सीरीज द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, यानी कि 11th क्लास की जो पोइम का जो सीरीज चल रहा है स्टूडेंट्स में थर्ड पोइम है ये। और टाइटल ऑफ दिस पोइम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पोइम की ऑन विच थीम दिस पोइम इज बेस्ड, किस थीम पर ये पोइम बेस्ड है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट कवि गिव्स देता है एन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, एक काल्पनिक वर्णन। इमेजिनेटिव क्या होता है कि जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्शन वन ऑफ हिज एनकाउंटर, एनकाउंटर का मीन्स होता है मुठभेड़ या सामना होना। तो इन पंक्तियों में स्टूडेंट्स जो भी आप स्टैंजा पढ़ने वाले हो, जिस चीज़ पर वो बेस्ड है उसके बारे में बात हो रही है कि इस पोइम में जो कवि है स्टूडेंट्स, वो एक काल्पनिक जो वर्णन करता है किस चीज़ का, हिज इनकाउंटर, अपनी मुलाकात का, विद द रेन, वर्षा से जो उसकी मुलाकात होती है उसका वो एक काल्पनिक वर्णन करता है। द रेन वॉज फॉलिंग इन अ सॉफ्ट शावर, द रेन वॉज फॉलिंग इन अ सॉफ्ट शावर। शावर मीन्स होता है स्टूडेंट्स बौछार। जो वर्षा है स्टूडेंट्स वो गिर रही है इन अ सॉफ्ट शावर, मीन्स धीरे धीरे बौछारें उसकी गिर रही है। द पोइट आस्क्स द शावर हु ही इज, जो कवि स्टूडेंट्स वो धीरे धीरे गिर रही जो बौछारें उनसे पूछता है कि हु इज, कि वह कौन है, यानी कि जो बौछारें हैं उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। द शावर रिप्लाइज इन द वॉइस ऑफ द रेन, जो शावर है जो बौछारें हैं वो रिप्लाई जवाब देते हैं इन द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ में, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं स्टूडेंट्स, जो एक वर्षा की फॉर्म में गिर रही है, रेन की फॉर्म में जो गिर रही हैं, तो वो रिप्लाई देती हैं, वो जवाब देती हैं। उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है कवि के ओपिनियन में, कवि के अकॉर्डिंग जो वो साउंड है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, तो वो एक अंडरस्टैंडेबल है, कवि को वो समझ आती है उसकी साउंड। तो जो रेन है उसको रिप्लाई देती है, जवाब देती हैं। किस फॉर्म में जवाब देती है, वो किस तरह जवाब देती हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की फॉर्म में, वर्षा की जो आवाज़ होती है उसमें उसको उसका रिप्लाई सुनाई देता है, जैसे कि इसका टाइटल भी स्टूडेंट्स द वॉइस ऑफ द रेन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। अब डिस्कस करते हैं स्टेंजाज पर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया अबाउट द पोइम पर, तो अभी द वॉइस ऑफ द रेन इज द टाइटल ऑफ दिस पोइम, जैसे कि आप पढ़ चुके हो, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम वी वांट टू डिस्कस द कन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड रेन इन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स, इस पोइम का जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें डिस्कस होता है, उसमें कन्वर्सेशन होता है बिटवीन पोइट एंड रेन, कवि और वर्षा के बीच डिस्कस होता है, बातचीत होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टेंजा को स्टार्ट करने से पहले हम वो डिस्कस जो है, वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से वो पोइट और रेन के बीच में डिस्कस होता है। तो जैसे कि मैंने टाइटल लिखा स्टूडेंट्स यहाँ की कॉन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड रेन इन फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट जो स्टेंजा है तो उसमें किस प्रकार डिस्कस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, सॉफ्ट शावर्स ऑफ रेन प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जो सॉफ्ट धीरे धीरे जो शावर्स बौछारें गिर रही हैं ऑफ रेन, वर्षा की, प्रोड्यूस साउंड, उनसे ध्वनि पैदा होती है, उनसे एक भाषा, आप इसको मान सकते हो एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, जो लैंग्वेज पोइट को समझ आती है, बाकी को समझ नहीं आती है। क्योंकि देखिएगा कि हर जो पोइटिक क्रिएशन होती है, जो भी क्रिएटिविटी होती है, वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होकर लिखी जाती है स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी राइटर हुए हैं, नॉवलिस्ट हुए हैं, या फिर पोइम जो इन्होंने क्रिएट की है, जो पोइट हैं, तो वो अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ से मोटिवेट होकर, किसी न किसी पॉइंट से इंस्पायर होकर ही वो क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो अब इस पोइम को जो क्रिएट किया है वॉल्ट विटमैन ने, वो भी इंस्पायर हुए स्टूडेंट्स, वो नेचर से इंस्पायर हुए हैं। काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है ये पोइट, और वो नेचर से इंस्पायर हुआ है। नेचर में विशेष तौर पर वो स्पेशली ये वॉइस ऑफ द रेन जो टाइटल लिखेगा, रेन से इंस्पायर हुए हैं। तो कुछ ऐसे पोइट होते हैं, क्रिएटर होते हैं जो कि लव से इंस्पायर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो कि यू कैन से दैट एक्सपीरियंस से इंस्पायर होते हैं, नेचर से इंस्पायर होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोइट थे जो कि नेचर लवर थे, तो वो नेचर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है ये वॉल्ट विटमैन, तो ये नेचर से काफ़ी इंस्पायर होते हैं और इससे इंस्पायर होकर ये लिखते हैं। तो अब जो इस पोइट का जो ओपिनियन है, इस पोइम को जो इसमें बताया गया है कि ये जो वॉइस ऑफ द रेन है, तो इस पोइट के अकॉर्डिंग उसको उसकी साउंड सुनाई देती है इस रेन की। तो सॉफ्ट शावर्स ऑफ रेन प्रोड्यूस साउंड, तो धीरे धीरे गिरी जो पानी की बौछारें हैं, जो रेन की जो बौछारें हैं, वो प्रोड्यूस साउंड, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। राइट, सेकंड पॉइंट इसमें से क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स हमने, कि साउंड एक्ट्स लाइक ए म्यूजिक टू ईयर्स। जो वो साउंड है, जो वो रेन, जो सॉफ्ट फॉलिंग जो शावर है,
जो रेन जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो नीचे आ रही है बूंदे पानी की, तो वो क्या है कि म्यूजिक क्रिएट होता है, एक ऐसी साउंड क्रिएट होती है जो संगीतमयी है, जिससे काफ़ी प्लेजर मिलता है, काफ़ी यानी कि एक हैप्पी फील होता है, सुनने में अच्छा लगता है। पोइट इज फैसिनेटेड बाई इट, तो स्टूडेंट्स पोइट इज फैसिनेटेड बाई इट यानी कि इसके द्वारा, इट किसको इंडिकेट कर रहा है, रेन को, तो रेन के द्वारा पोइट को काफ़ी मोहित किया जाता है, काफ़ी आकर्षित किया जाता है, क्योंकि रेन की जो साउंड उससे कभी काफ़ी इंप्रेस होता है। पोइट आस्क्स हु आर यू, कभी पूछता है उन सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कि तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स कि तुम कौन हो। रेन आंसर्स बैक, रेन जो है वर्षा की जो बूंदे हैं, सॉफ्ट फॉलिंग जो शावर है वो जवाब देता है, वापसी में रिप्लाई देते हैं। पोइट इज सरप्राइज, यानी कि रेन के जवाब को सुनकर पोइट काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, काफ़ी वंडर फील करता है। और रेन सेज, तो वर्षा क्या कहती है स्टूडेंट्स, वो बूंदे क्या कहती हैं, वो रिप्लाई देखिएगा। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, यानी कि रेन कहते हैं स्टूडेंट्स कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, यानी कि पृथ्वी कविता का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि आई एम द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, आई एम द क्रिएटिविटी ऑफ द अर्थ। जिस प्रकार से पोइट ने पोइम को क्रिएट किया है, पोइट की ये पोइम जो है वो क्रिएटिविटी है, तो उसी प्रकार से ये जो रेन है ये अर्थ की क्रिएटिविटी है, अर्थ की क्रिएशन स्टूडेंट्स। यहाँ पर आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या है, कि आई एम द क्रिएशन ऑफ द अर्थ। एटर्नल, देखिएगा जो आर है, आर से पहले वाउल साउंड है, लेटर है, और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो आर साइलेंट होगा, इसको इटर्नल नहीं बोलेंगे, इटर्नल बोलेंगे। तो इटर्नल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जो फॉर एवर होता है, ऑलवेज होता है, शाश्वत, जो कभी मरता नहीं है। तो वो बूंदे क्या है, वो वर्षा क्या है, शाश्वत है, अमर है, अनटच्ड, अनछुई है। ये जो वोकैबुलरी है, जो ये रेन जवाब दे रही है स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट स्टेंजे में से मैंने फाइंड आउट किया है, मेरे पॉइंट, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम इसकी, राइट। अनटच्ड, अनछुई है वर्षा, उसको कोई छू नहीं सकता स्टूडेंट्स। देखिएगा कि जब उसका जो वाटर साइकिल होता है रेन का, आपको पता होगा कि जो लैंड से और बॉटमलेस सी से ये इवेपोरेट होती है, इवेपोरेशन में ये जो एक स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में ऊपर उठती है, तो उसको टच नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। आई राइज आउट ऑफ द लैंड एंड सी, वर्षा कहती है कि आई किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर, वर्षा को, रेन को। तो रेन कहती है स्टूडेंट्स की आई राइज, मैं उठती हूँ, आउट ऑफ द लैंड, भूमि से, एंड सी, समुद्र से, गोज अपवर्ड्स टू स्काई, और जाती हूँ ऊपर की तरफ, स्काई, आकाश में। शेफ बिकम्स डिम, और जो उसकी शेफ है जो वर्षा के स्टूडेंट्स, तो जो वाटर साइकिल में आपको पता है कि जब वो एक स्टीम की फॉर्म में ऊपर उठती है, तो उसकी शेप डिफरेंट होती है, और ऊपर जाकर वो स्टूडेंट्स स्काई में, आकाश में क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है। और आपको सभी को पता वैसी जगह की जो क्लाउड्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, तो डिम यानी कि धुंधली सी शेप बन जाती है उसकी, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। चेंज इन शेप, तो यहाँ भी लिखा गया है कि चेंज इन शेप, उसकी जो शेप है, आकृति वो बदल जाती है। देखिए यहाँ से जो शेप बनी है वो भाप की सेम है, स्टीम की सेम है, वो इवेपोरेट हुई है, लेकिन ऊपर जाने के बाद स्काई में वो एक चेंज हो जाती है शेप में, किस प्रकार, क्लाउड्स की शेप में आ जाती है। और क्लाउड्स की शेप, जैसे मैंने भी कहा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है क्लाउड्स की। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेंजा पर, उसको हम लाइन बाय लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टूडेंट्स। स्टेंजा 1, एंड हु आर्ट दो, देखिए स्टूडेंट्स ये जो आर्ट लिखा गया है और THOU दो, तो ये दो जो स्टूडेंट्स ये यू को इंडिकेट कर रहा है, ये एक लिटरेरी लैंग्वेज स्टूडेंट्स। लिटरेरी लैंग्वेज का मतलब होता है एक साहित्यिक भाषा में लिखा गया है, जिसमें लिटरेचर लिखा जाता है, तो वहाँ ये दो जो लिखा गया है ये यू को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर एक लिटरेरी लैंग्वेज है। और जो आर्ट लिखा गया स्टूडेंट्स, ये आ को इंडिकेट करता है, आर, ऑलराइट। सो एंड हु आर यू, अब जो स्टूडेंट्स कवि है वो क्वेश्चन पुट करता है कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कवि कहता है कि मैंने कहा, मैंने पूछा, द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि धीरे धीरे गिर रही जो पानी की बौछारें थी, उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि हु आर यू, कि तुम कौन हो, राइट। तब उसका रिप्लाई क्या आता है वो देखते हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, जो कि मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है, बड़ा विचित्र लगता है, टू टेल बताना, गिव मी एन आंसर। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन उसने पुट किया, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर थी पोइट ने, तो जो रिप्लाई मिला रेन के बिहाफ पर, तो वो जो आंसर है स्ट्रेंज लगता है, विचित्र लगता है, टू टेल बताना, गिव मी एन आंसर। मुझे जो आंसर मिला, पोइट को जो आंसर मिला स्टूडेंट्स, उसको रीडर्स को बताने में काफ़ी हेजिटेट फील कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि ये पोइट का अपना पर्सनल ओपिनियन है। और देखिए हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का। तो पोइट जो है वो जो रेन की साउंड उसको समझता है, अब रीडर्स को समझाने के उसको काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, ऑलराइट। क्योंकि देखिए जो रेन फॉलिंग हो रही है, जो कि सॉफ्ट जो फॉलिंग शावर है, तो उससे एक लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, जो भाषा सिर्फ पोइट को समझ आती है। अब वो रीडर्स को कैसे समझाए, काफ़ी स्ट्रेंज लगता है उसको बताना। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसको यहाँ ट्रांसलेट किया गया स्टूडेंट्स, जो ये कॉलन यहाँ पर ये सिंबल बनाया गया है, इसका मतलब होता है कि जो अभी तक कहा गया वो एक क्वेश्चनिंग के फॉर्म में था, और उसको एक्सप्लेन किया जाने वाला अब नीचे। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, तो स्टूडेंट्स जो ये रेन है ये कहते हैं कि आई एम द पोइम ऑफ अर्थ,
कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इट मीन्स आई एम द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, आई एम द क्रिएटिविटी ऑफ द अर्थ। मैं पृथ्वी की एक क्रिएटिविटी हूँ, क्रिएशन हूँ। जिस प्रकार से ये पोइम इस पोइट की क्रिएटिविटी और क्रिएशन है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की बूंदों ने ये कहा, वर्षा से जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, जो बूंदे जो है सॉफ्ट फॉलिंग, जो शावर है जो अर्थ के सरफेस को टच कर रही है, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो कहती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। ऑलराइट। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉर एवर, ऑलवेज, राइट, शाश्वत, जो चीज़ अमर होती है। तो वर्षा जो है वो शाश्वत है, अमर है। उसका जो वाटर साइकिल है आप उसको समझते हो। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी थिंग है ये, कि जो रेन का वाटर साइकिल होता है स्टूडेंट्स, जो लैंड यानी कि भूमि के अंदर जो मॉइस्चर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो मॉइस्चर जो होता है वो एक स्टीम की फॉर्म में आ जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है और आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो वहाँ फिर वो ड्रॉपलेट्स के क्लाउड्स बन जाते हैं। उनके क्लाउड्स बनने के बाद वो फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो अर्थ की सरफेस होती है उसको टच करता है, तो अर्थ पर आने के बाद वो वाटर की फॉर्म में आ जाता है। वाटर की फॉर्म में आने के बाद दोबारा फिर से टेम्परेचर जो हाई होता है तो वो फिर से वो इवेपोरेट होता है और क्लाउड्स की फॉर्म में आकाश की तरफ जाता है और वहाँ से फिर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरता है। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। तो इस प्रकार से शाश्वत है, वर्षा कभी मरती नहीं है। उसका जो फॉर्म बदलता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती रहती है। पानी की फॉर्म में है, फिर वो स्टीम की फॉर्म में है, उसके बाद क्लाउड्स की फॉर्म में है, फिर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, फिर से अर्थ की सतह पर वो पानी की फॉर्म में बहने लगता है। तो वो इटर्नल है, शाश्वत है। आई राइज इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि इंटेंजिबल होता है जो अनटच्ड होता है, अनसीन होता है स्टूडेंट्स, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म को हम खाली फील कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। जो भाव की फॉर्म होती है उसको महसूस किया जा सकता है स्टूडेंट्स, को टच नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्षा है, ये जो रेन है स्टूडेंट्स, ये कहती है कि मैं शाश्वत हूँ और मैं उठती हूँ एक इंटेंजिबल फॉर्म में, एक अनसीन फॉर्म में, अनटच्ड फॉर्म में, आउट ऑफ द लैंड, यानी कि भूमि से, सतह से जो मॉइस्चर है टेम्परेचर की वजह से वो ऊपर की तरफ उठता है, एक इवेपोरेट होकर, राइट, एट द बॉटमलेस सी, और उस समुद्र से उठती हूँ जिसकी कोई इट मीन्स कोई बॉटम नहीं है, कोई तली नहीं है उस सी की, उस गहराई से, उस गहराई वाले पानी से मैं जो एक्सट्रीम की फॉर्म में उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, देखिएगा ये जो हेवन है यहाँ पर ये क्रिएटिव लैंग्वेज यूज की गई है। ये हेवन जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्काई को, ये स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपवर्ड ऊपर की तरफ, टू हेवन स्काई की तरफ। वेंस जो लिखा गया स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, फ्रॉम वेयर। जो वेन से इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल इंग्लिश मीनिंग फ्रॉम वेयर, जहां से। और वेगली जो है स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। फॉर्म्ड, ये जो एपोस्ट्रोफी लिखा गया है इसका मतलब होता है यहाँ ई, फॉर्म्ड। अगर मैं एपोस्ट्रोफी हटा देता हूँ तो ई लिखना होगा, अगर ई लिख रहा हूँ तो फिर एपोस्ट्रोफी हटाना होगा। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब जो रेन है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अपवर्ड ऊपर की तरफ, टू हेवन स्काई की तरफ मैं जाती हूँ। वेंस जहां से, वेगली अस्पष्ट रूप में, नॉट क्लियर जो फॉर्म स्पष्ट नहीं है, तो अस्पष्ट फॉर्म में, नॉट क्लियर फॉर्म में, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, चेंज्ड बदल जाती हूँ, एंड येट द सेम और दोबारा फिर से उसी फॉर्म में आ जाते हैं। उसका कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि मैंने अभी बताया कि जो रेन का वाटर साइकिल है, यानी कि वो लैंड से, बॉटमलेस सी से वो इवेपोरेट होती है, इवेपोरेशन की फॉर्म में ऊपर जाती है, तो आकाश की तरफ चली गई वहाँ, जहाँ से वो वेगली फॉर्म यानी कि एक अस्पष्ट फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है, स्काई की तरफ, और वहाँ ऑल टुगेदर चेंज्ड, वहाँ पूरी तरह से वो बदल जाती है, एक क्लाउड की फॉर्म में वो आ जाती है, एंड येट द सेम, और फिर वो वहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अर्थ की सतह पर फिर से आ जाती है, तो वहाँ से फिर उसकी फॉर्म बदल जाती है, एंड येट द सेम, फिर से वो उसी ओरिजिन पर आ जाती है जिस ओरिजिन से स्टार्टिंग हुई थी, जो उसका एक इनिशियल पॉइंट था स्टूडेंट्स, जहाँ से वो इट मीन्स उसका बर्थ प्लेस है, जहाँ से वो इवेपोरेट हुई थी, तो उसी फॉर्म में वो सर्कल बनकर उसका वापस आ जाता है। येट द सेम, फिर से उसी शेप में आ जाती है, उसी फॉर्म में आ जाती है, पानी की फॉर्म में। ऑलराइट, तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। यदि कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चंस विद आंसर्स। नेम द पोएम एंड द पॉइंट, ये क्वेश्चन का जो आंसर स्टूडेंट्स ये आपके लिए है। मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करना है कि पोएम का क्या नाम है, पोइट का क्या नाम है, जो कि आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो। सेकंड क्वेश्चन, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम, कौन बोल रहा है, एंड टू हुम किससे बोल रहा है। द पोइट इज स्पीकिंग, कवि बातें कर रहा है, टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन, यानी कि वर्षा की जो धीरे धीरे गिरती बौछारों से वो बातें कर रहा है। वॉट इज स्ट्रेंज टू टेल एंड वाई, क्या बताना विचित्र लगता है और क्यों। इट सरप्राइज्ड, इसने हैरान किया, द पोइट कवि को, टू सी, कवि ने जो देखा, दैट की द शावर ऑफ रेन, की वर्षा की जो बौछार है, वॉज आंसरिंग हिज क्वेश्चन,
कवि को क्या विचित्र लगता है बताना, और क्यों? कवि को स्टूडेंट्स जो वो रेन की जो शावर ऑफ रेन है जो वो आंसरिंग कर रही है उसके क्वेश्चन का, पोइट का, तो ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है उसको बताना, बड़ा विचित्र लगता है। What has the poet to translate and why? कवि को क्या ट्रांसलेट करना पड़ता है और क्यों? द शावर टॉक टू द पोइट, जो शावर है, जो बौछारें हैं वर्षा की, उन्होंने बातें की कवि से इन द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि वर्षा की बूंदों की फॉर्म में। सो द पोइट हैड टू ट्रांसलेट इट फॉर द रीडर्स, इसलिए कवि को ये रीडर्स के लिए ट्रांसलेट, क्यों ट्रांसलेट करना पड़ा स्टूडेंट्स? क्योंकि रीडर्स को समझाना है। और किससे वो बात कर रहा है इस चीज़ को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो वो रेन से बात कर रहा है। जो रेन है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, वो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, तो वो उस पोइट को समझ आती है। और राइट, वॉइस ऑफ द रेन जिसको कहा गया है, और ये पोइट को इसलिए ट्रांसलेट करना पड़ा ताकि अपने रीडर्स को वो समझा सके। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द पोइम ऑफ अर्थ? व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड, किसे कहा गया है द पोइम ऑफ अर्थ? रेन हैज़ बीन कॉल्ड द पोइम ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की कविता है रेन, उसे कहा गया है द पोइम ऑफ अर्थ। सिक्स क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम? कहाँ से रेन राइज फ्रॉम? जो ये रेन है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से उठती है, किस फॉर्म में उठती है? आपको पता है, स्टीम की फॉर्म में उठती है। इट राइजेस फ्रॉम लैंड एंड सी, ये भूमि से और सी समुद्र से उठती है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट फॉर्म डज द रेन टेक इन द स्काई? किस फॉर्म में ये जो रेन है स्काई की तरफ जाती है, आकाश की तरफ जाती है? इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वेग क्लाउड्स, यानी कि अस्पष्ट डिम क्लाउड्स की फॉर्म में। एक जो नॉट क्लियर होता है, अस्पष्ट सी फॉर्म होती है क्लाउड्स की, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, तो क्लाउड की फॉर्म में स्टीम की जो फॉर्म है स्काई की तरफ जाती है और वहाँ फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस जमीन पर आ जाती है। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ रेन इन द सेकंड एक्सट्रैक्ट। अब जो सेकंड स्टेंजा है इस पोइम का, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रेन यानी कि बेनिफिट्स ऑफ रेन, इसमें रेन बताती है स्टूडेंट्स पोइट को कि उसकी कितने बेनिफिट्स हैं। जब वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अर्थ को टच करती है, अर्थ की सरफेस पर आती है, तो कितने बेनिफिट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, एक्चुअल क्या एग्जिस्टेंस है रेन का ह्यूमन बींग्स के लिए, नेचर के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो डिसेंड टू वॉश, डिसेंड मतलब कमिंग डाउन, टू वॉश धोने के लिए, वो वॉश करने के लिए, नहलाने के लिए उस अर्थ को डाउन नीचे आती है। डिसेंड का मतलब होता है कमिंग डाउन। सो जो ये सेकंड स्टेंजा हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, इसी के मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ फाइंड आउट किए हैं बिफोर रीडिंग द स्टेंजा। कम्स डाउन टू अर्थ, कम्स डाउन नीचे आना, टू अर्थ पृथ्वी पर। वॉश इज द ड्राइनेस, किस चीज़ के लिए? धोने के लिए, वॉश करने के लिए, ड्राइनेस को, ड्रॉट को, सूखे को। टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हो आप, जो एयर में मौजूद होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, तो रेन जो है उनको सेटल डाउन कर देती है, यानी कि अर्थ पर ले आती है, और जो हम जो फ्रेश एयर को हम ब्रीथ कर सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ, और जो पृथ्वी पर जो डस्ट लेयर्स होती है, धूल की जो परत होती है, उनको वॉश करने का काम करती है। सीड्स ग्रो, और जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि अर्थ की सरफेस पर या सॉइल की जो क्रस्ट के नीचे, लेयर के नीचे, जो कि लेटेंट होते हैं, अनबॉर्न होते हैं, अजन्मे होते हैं, तो विदाउट वाटर के, बगैर मॉइस्चर के स्टूडेंट्स वो जर्मिनेट नहीं हो सकते, उनके अंदर स्प्राउटिंग नहीं हो सकता। तो वर्षा कहते हैं कि मेरी इंपॉर्टेंस वो है कि मैं सीड्स को जर्मिनेट करती हूँ, स्प्राउट करती हूँ, राइट, और मैं डस्ट लेयर को वॉश करती हूँ, पृथ्वी पर आकर टाइनी पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट में है उनको मैं धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ, बिल्कुल फ्रेश ब्रीद आपको प्रोवाइड होती है। वॉश इज द ड्राइनेस, और जहाँ सूखा होता है, ड्रॉट होता है, जहाँ पानी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर मैं उनकी पूर्ति करती हूँ। कम्स डाउन टू अर्थ, पृथ्वी पर आती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टेंजा सेकंड में हम डिस्कस करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। ओके, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स कि आई डिसेंड, आई किसको इंडिकेट कर रहा है? वर्षा को। डिसेंड मैं उतरती हूँ, कमिंग डाउन, इसका मतलब होता है कमिंग डाउन। तो वर्षा कहते हैं कि मैं नीचे आती हूँ। टू लेव, लेव मीन्स होता है टू वॉश, नहलाने के लिए। द डॉट्स, डॉट्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्राइनेस आप बोल सकते हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है सूखा। एटॉमीज होता है टाइनी पार्टिकल्स, जो मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब यहाँ इंडिकेट करता है अर्थ को। तो वर्षा कहते हैं कि मैं नीचे आती हूँ, कमिंग डाउन, टू लेव नहलाने के लिए, वॉश करने के लिए। द ड्रॉट्स, ड्राइनेस को, सूखे को, एटॉमीज यानी कि टाइनी पार्टिकल्स को, डस्ट लेयर्स धूल की परतों को, ऑफ द ग्लोब जो पृथ्वी पर हैं उनको वॉश करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए मैं ज़मीन पर उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम, और वो सारी चीज़ें जो इनमें है, विदाउट मी, मेरे बगैर, वर सीड्स ओनली, जो खाली बीज मात्र हैं। और वो कहती है कि जो धूल की जो लेयर है, मिट्टी में जो सीड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो मेरे बगैर यूं की यूं है। विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, लेटेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो चीज़ें हिडन फॉर्म में है, हिडन यानी कि छुपी फॉर्म में है, अनबॉर्न है, अजन्मी है, टू बी होने वाली है।
तो यानी कि वर्षा के बगैर जो सीड्स हैं वो मिट्टी में यूं के यूं रहते हैं, हिडन फॉर्म में रहते हैं, अजन्मे रहते हैं। वर्षा उनको लाइफ देती है, दोबारा जीवन देती है, एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन सीड्स का जो फॉर्म होता है वो यूं का यूं रहता है, लेटेंट रहता है, अनबॉर्न रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, और मैं अपने ओरिजिन से, अपने एग्जिस्टेंस से उन सीड्स को लाइफ देती हूँ, दोबारा उनको जीवन दान देती हूँ, ताकि वो एक बहुत ही सुंदर फॉर्म, एक प्लांट्स की फॉर्म में वो खिले, उनका जर्मिनेशन हो। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से उनको लाइफ देती है दोबारा, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और वर्षा कहती है स्टूडेंट्स कि मैं उनको काफ़ी सुंदर बनाती हूँ। तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चंस विद आंसर्स। Who or what does I in these lines refer to? कौन और क्या? I है जो स्टूडेंट्स, वो इन लाइनों में किसको रेफर करता है? कौन है I? क्या है I? राइट, I here refers to the rain. I जो है यहाँ पर रेन को रेफर करता है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, What does I do to droughts, atomies and dust layers? आई जो है डॉट्स के लिए, ड्राइनेस के लिए, एटॉमिक्स, टाइनी पार्टिकल्स के लिए, डस्ट लेयर्स के लिए क्या करती है? इट वॉशेस दैम सॉफ्टली, वो उनको वॉश कर देती है, धीरे धीरे साफ कर देती है। वॉट वुड हैपन टू सीड्स विदाउट आई? क्या होगा टू सीड्स, बीजों का, विदाउट आई मीन्स रेन के बगैर बीजों का क्या होगा? दे वुड रिमेन अनबॉर्न एंड लेटेंट एज मेयर सीड्स। दे वुड रिमेन, वे रहेंगे, सेस फॉर्म में रहेंगे, अनबॉर्न अजन में, एंड लेटेंट छिपे हुए, हिडन फॉर्म में, एज मेयर सीड्स, बगैर मॉइस्चर के स्टूडेंट्स, बगैर नमी के स्टूडेंट्स, वो जो बीज है यूं के यूं बीज की ही फॉर्म में रहेंगे, सीड्स की फॉर्म में रहेंगे, उनका जर्मिनेशन नहीं हो सकता, उनमें स्प्राउट नहीं हो सकता। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डज आई डू डे एंड नाइट? दिन और रात जो आई है, रेन है, वो क्या करती है? इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ, यह अर्थ को दोबारा जीवन देती है। यानी कि अर्थ को जीवन देने का मतलब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि जो अर्थ की जो लेयर है, जो सरफेस है अर्थ का, जो डस्ट लेयर है, जो उसमें सीड्स है जो कि लेटेंट है, अनबॉर्न है, तो उनको वो मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है वर्षा की वजह से, और उनमें जर्मिनेशन होता है, तो वो एक ब्यूटी क्रिएट होती है, और जो अर्थ है वो काफ़ी हैप्पी होती है इस चीज़ से। अर्थ की हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो है नेचुरल जो थिंग्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स वगैरह, और जो फ्लावर्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि ग्रीनरी एनवायरनमेंट जो होता है पृथ्वी के ऊपर, उससे पता लगता है कि जो अर्थ है वो काफ़ी हैप्पी है। तो अर्थ को लाइफ देने का मतलब ये है कि उस पर पानी जो है अर्थ को मिलता है, और पानी मिलने से ही जो भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ के ऊपर जो सर्वाइव कर रही है उनको दोबारा जीवन मिलता है। लिविंग थिंग्स को लाइफ मिलने का मतलब अर्थ को लाइफ मिलना, राइट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ आई? आई का ओरिजिन क्या स्टूडेंट्स? द अर्थ। What is the origin of I? The earth, land and sea is the origin of rain. यानी कि अर्थ, पृथ्वी ही वर्षा का ओरिजिन है। आई किसको इंडिकेट करता है? वर्षा को। वर्षा का ओरिजिन क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर? अर्थ। अर्थ मीन्स यहाँ लैंड एंड सी। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लैंड से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉइस्चर जो होता है लैंड में वो एक स्टीम की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है, स्काई की तरफ, और जो सी में जो वाटर है वो भी एक इवेपोरेट होता है और आकाश की तरफ वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो ये लिखा गया इसमें कि ओरिजिन ऑफ रेन, वर्षा का जो ओरिजिन है, जो उसका इट मीन्स एक बर्थ प्लेस है, वो लैंड एंड सी है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट है, द पोइट कंपेयर्स द रेन विद ए सॉन्ग इन द लास्ट एक्सट्रैक्ट। यानी कि लास्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस पोइम, इसमें जो पोइट है स्टूडेंट्स वो कंपेयर करता है रेन को विद अ सॉन्ग, सॉन्ग के साथ कंपेयर करता है स्टूडेंट्स। और वैसे भी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको ये माइंड में डाउट हुआ कि जो रेन है वो प्योरीफाई कैसे करती है, ब्यूटीफाई कैसे करती है, सुंदरता कैसे बढ़ाती है अर्थ की। वैसे तो कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक होती है कि जो वर्षा होती है तो जैसे कि स्ट्रीट में काफ़ी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, डस्ट लेयर होती है, तो वहाँ पर मड बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, और इसमें लिखा गया है कि जो रेन है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, वो ब्यूटी क्रिएट करती है। तो ये तो एक कंट्रास्ट वाली बात हो गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो स्ट्रेस देखिएगा कि जो स्ट्रीट के अंदर जो सॉइल होती है, डस्ट लेयर होती है, जहाँ मड बनता है वर्षा से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ से, हमारे एक्शन से कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उसको पल्यूट किया जाता है, एक्सप्लॉइट करते हैं उन चीज़ों को, जिससे कि वहाँ पर मड बनता है। नहीं तो स्टूडेंट्स आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि एक नेचुरल प्लेस पर जाते हैं, बहुत सुंदर लैंडस्केप पर जाते हैं, जहाँ माउंटेन सीन होते हैं, जहाँ वर्षा होती है स्टूडेंट्स, कितनी सुंदर लगती है, कितनी ब्यूटी क्रिएट होती है। तो अब देखिए कि जो वर्षा होती है वो ब्यूटी ही फैलाती है स्टूडेंट्स। अगर हम उसको नहीं समझते हैं उसकी ब्यूटी को, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये रेन की प्रॉब्लम नहीं है। तो रेन से बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। कहीं ना कहीं हम सेल्फिश होकर कई बार ये डिसलाइक करते हैं रेन को कि गॉड रेन ना हो, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द फार्मर्स, किसानों के बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनको नीड होती है वर्षा की। तो वर्षा का होना एक फेवर में होता है, ह्यूमन बींग्स के, हर लिविंग थिंग्स के फेवर में होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हैं उस टाइम।
अपने हित के लिए सोच रहे होते हैं कि वर्षा नहीं होनी चाहिए, और वर्षा से ब्यूटी कैसे क्रिएट होती है आपको पता लग गया है कि जो वनस्पति होती है वो एक नेचुरल जो थिंग्स हैं तो वो सुंदरता ही बढ़ाती हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें पोइट जो है कंपेयर करता है रेन को सॉन्ग के साथ, जैसे कि सॉन्ग हमको प्लेजर देता है स्टूडेंट्स, तो उसी प्रकार से जो रेन है, सॉफ्ट फॉलिंग जो शावर है, जो रेन जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अर्थ के सरफेस को टच कर रही है तो वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो पोइट को उसमें से एक संगीत सुनाई देता है, एक म्यूजिक सुनाई देता है स्टूडेंट्स। ब्लूम ऑफ द रेन, यानी कि रेन का खिलने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से आप यूँ मान सकते हो उस चीज़ को कि जो रेन है उसका फैलाव, उसका विस्तार, ओके, वो किस प्रकार से एक ब्यूटी को क्रिएट कर रही है। तो पोइट कंपेयर्स रेन टू ए सॉन्ग। अभी थर्ड स्टैंड में जो पढ़ने वाले हैं उसका जो मैंने ब्रीफिंग यहाँ दिया है, पोइट कंपेयर्स रेन टू ए सॉन्ग। कवि जो कंपेयर करता है रेन को सॉन्ग से, गीत से। गिव्स लाइफ टू अर्थ, जो जीवन देता है, अर्थ को दोबारा जीवन दान देता है। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की कैसे जीवन मिलता है, जितनी लिविंग थिंग्स होती है सभी हैप्पी हो जाती है, सभी सर्वाइव करने में समर्थ होती हैं, तो अर्थ मिलता है, अर्थ को जीवन मिलता है। ब्यूटिफाइज द अर्थ, और अर्थ को सुंदरता मिलती है। कंप्लीट्स द साइकिल, और जो रेन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स देखिए जो रेन है वो मैंने काफ़ी बार इसमें डिस्कस किया है कि एक जो इवेपोरेट होती है उसके बाद वो स्काई की तरफ जाती है स्टीम फॉर्म में, और क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स से वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस ज़मीन पर आते हैं, तो एक वाटर सर्कल, एक रेन का जो वाटर सर्कल होता है तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है ज़मीन पर आने के बाद, वो जो बर्थ प्लेस है वहाँ पर उसका जो सर्कल है कंप्लीट हो जाता है। रिटर्न्स विद लव, और प्यार के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स जो रेन है उसकी जो साउंड, उसमें जो मधुरता है, जो संगीत है उसके अंदर, वो लव ही फैलाता है, लव के साथ वापस लौटता है। स्टैंडर्ड 3 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि सॉन्ग इशूइंग निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस मीन स्टूडेंट्स जहाँ से रेन का ओरिजिन होता है, जो बर्थ प्लेस इसका क्या है स्टूडेंट्स, अर्थ है, लैंड एंड सी इसका बर्थ प्लेस है, जहाँ से ये वाटर की फॉर्म में होती है और वहाँ से जो स्टीम की फॉर्म में ये आकाश की तरफ जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको बोला गया है इसका बर्थ प्लेस। तो वहाँ पर ये क्या होता है कि एक आफ्टर फुलफिलमेंट, एक पूर्णता हासिल करती है स्टूडेंट्स। वॉन्डरिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमती है, यानी कि जब वर्षा होती है तो वो वाटर की फॉर्म में अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सतह के ऊपर पानी के रूप में इधर उधर वॉन्डरिंग करती है, घूमती है, इधर उधर वो पानी बहता रहता है, और जिससे कि जो बूंदों के रूप में पानी गिरा था उससे साउंड पैदा हुई, जो संगीत सॉन्ग बना, और जो वो पानी इकट्ठा होने के बाद एक विशाल फॉर्म अपना जो क्रिएट कर लेता है, और पानी जो है वो स्ट्रीट में या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर इधर उधर बहता रहता है, तो उसका मतलब है वॉन्डरिंग करना। रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। देखो रैक्ड ध्यान देना, अनरैक्ड ध्यान न देना। आप यूँ मान सकते हो कि इट डजेंट मैटर यू लाइक और डिसलाइक इट, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आप रेन को लाइक करते हो और डिसलाइक करते हो। इसमें कवि यही कहना चाहता है कि देखिए जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो ज़मीन पर गिरती हैं तो साउंड पैदा होता है, एक सॉन्ग बनता है, बर्थ प्लेस पर जब गिरती है तो वो सॉन्ग बनता है, और आफ्टर फुलफिलमेंट, एक पूर्णता हासिल करने के बाद, वॉन्डरिंग घूमता हुआ पानी के फॉर्म में, और रैक्ड और अनरैक्ड, यानी कि चाहे कोई इसको सुने चाहे कोई इसको ना सुने, कोई इसको लाइक करे या कोई इसको डिसलाइक करे, कोई मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर यू लाइक और डिसलाइक इट। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन ड्यूली मीन्स होता है राइटली, विधिवत, यथा समय, यानी कि अपने सिचुएशन के हिसाब से, विद लव रिटर्न्स, वो प्यार के साथ फिर वापस लौट आती है, यानी कि वो प्यार को ही रिटर्न्स करती है, लौट आती है। तो ये था स्टूडेंट्स स्टैंजा 3। तो इसमें जो पॉइंट है, इसका कंक्लूजन है इस पोइम का, ये कम्प्लीटली इसमें रेन से वो बातें कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से ये जो पोइम है, जो नेचर लवर ये पोइट है, ये इंस्पायर होता है नेचर से स्टूडेंट्स से, और रेन से खास तौर पर इंस्पायर होता है, और रेन की साउंड को ये अंडरस्टैंड करता है और रीडर्स को समझाने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स से। और इसमें मुझे लगता है कि पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया स्टूडेंट्स, क्योंकि रेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो बाकी थिंग्स को तो जीवन प्रदान करती है लेकिन वो इटसेल्फ फॉर्म में तो नॉन लिविंग ही होती है स्टूडेंट्स। तो नॉन लिविंग थिंग से वो बातें कर रहा है, उसकी रिप्लाई करता है, वर्षा जो उसकी रिप्लाई करती है पोइट के, तो इट मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग्स बना रहा है, एक लिविंग फॉर्म में इसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि ये एक मानवीकरण हो रहा है, राइट। तो इसमें ये पर्सोनिफिकेशन किया गया, इसका पर्सोनिफाई किया गया रेन को, राइट। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाई हैव दीज वर्ड्स बीन पुट इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में ये वर्ड्स क्यों पुट किए गए। दीज वर्ड्स आर द पोइट्स ऑन कमेंट, ये शब्द कवि के अपने कमेंट हैं, अपनी जो टिप्पणी है, ऑन व्हाट, जिस पर द रेन हैज सेड, जो रेन ने कहा है स्टूडेंट, उस पर कवि के अपने जो शब्द हैं, अपनी जो टिप्पणी है ये। व्हाट इज मेंट बाय सॉन्ग हेयर, व्हाट इज मेंट बाय सॉन्ग हेयर, सॉन्ग का अर्थ क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, इट मीन्स द पोइट्स ऑन सॉन्ग, इसका मतलब है कवि का अपना गीत,
और म्यूजिक ऑफ द सोल, यानी कि वो जो रेन की जो साउंड है स्टूडेंट्स, वो कवि को ही सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल में साउंड नहीं है। एक्चुअल में जो कवि है वो एक इंटरनल पार्ट पर, अपने सोल स्पिरिट के पार्ट पर, अपने माइंड के पार्ट पर, अपने हार्ट के पार्ट पर उस चीज़ को एक म्यूजिक की फॉर्म में समझता है, सुनता है उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर को। तो संगीत का मतलब फिर क्या हुआ कि म्यूजिक ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का संगीत। जो पोइट की जो सोल है, आत्मा है, उसी में वो उस चीज़ को फील करता है। और स्टूडेंट्स ये पोइम थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं कह सकता कि मैं आपको समझ नहीं आया, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ समझोगे, काफ़ी सेंसिटिव होकर इसको समझने की कोशिश करो, तो आपको ये अच्छे समझ आएगी स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग? इस सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या स्टूडेंट्स? द हार्ट और द सोल इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग, यानी कि हार्ट, दिल और जो आत्मा है वही इसका बर्थ प्लेस है। क्योंकि ये सॉन्ग एक्चुअल में प्रोड्यूस नहीं होता है स्टूडेंट्स। एक्चुअल में कभी आपने सुना है कि जब रेन ड्रॉपलेट्स जो अर्थ सरफेस पर गिर रही हैं तो उससे संगीत पैदा होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ एक पोइट का इमेजिनेशन है, माइंड का, उसका एक हार्ट और सोल के अंदर वो इस चीज़ को रियलाइज करता है, फील करता है। काफ़ी सेंसिटिव है ये पोइट, मैंने कहा जैसे स्टार्टिंग में आपको। और यदि आप सेंसिटिवली इसको समझोगे तो ही आपको समझ आएगा। सेंसिटिव पर्सन की लिखी हुई जो क्रिएट की हुई चीज़ें होती हैं वो सेंसिटिव पर्सन को ही समझ आ सकते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज सॉन्ग हैव इट्स फुलफिलमेंट? कैसे सॉन्ग अपनी पूर्णता हासिल करता है, पूर्ण रूप में कैसे आता है? इट हैज़ इट्स फुलफिलमेंट, यह है उसकी अपनी एक पूर्णता होती है। व्हेन, जब, इट शावर्स, इसकी जो बौछारें होती हैं, इट्स स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है जोरदार प्रयास करके, ऑन द वर्ल्ड, यानी कि संसार पर, इस संसार में जो अर्थ सरफेस है इस पर अपने जोरदार प्रयास से, अपनी ड्रॉपलेट से, अपनी एक सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूरी इस पृथ्वी को वो तृप्त कर देती हैं, पूरी इस पृथ्वी को फुलफिलमेंट प्रदान करती हैं। तो पृथ्वी की जो फुलफिलमेंट होती है तो उसमें वर्षा की अपनी फुलफिलमेंट होती है स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ड्स रैक्ड और अनरैक्ड। द वर्ड्स रैक्ड और अनरैक्ड, ये एपोस्ट्रोफी ई की जो साउंड कह सकते हो, ई का एक्चुअल जो फॉर्म होता है उसको हाइड करता है। अगर इसको हटा दो तो ई लिखना होगा, ई को लिखेंगे तो इसको हटाना होगा। आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रैकंड और अनरैकंड। देख स्टूडेंट्स, रैकंड भी इसको बोल सकते हैं, अनरैकंड बोल सकते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। रैकंड का मतलब होता है संगणित करना, गणना में करना उसको। अनरैकंड उसकी गणना नहीं करना, लेकिन ये रैक्ड ही होगा, इसको रैकंड हम नहीं कहेंगे। और रैक्ड मतलब होता है ध्यान देना, अनरैक्ड होता है ध्यान न देना। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ इन दोनों का स्टूडेंट्स? कि इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि यू लाइक और डिसलाइक इट। इट मीन्स रेन, कि रेन को आप लाइक करते हो डिसलाइक करते हो। ओके, ध्यान देना है ध्यान न देना, लाइक करना है डिसलाइक करना। दे कन्वे द आइडिया, वे कन्वे करते हैं आइडिया, विचार, दैट द सॉन्ग ऑफ द रेन वॉज हर्ड, कि जो रेन का जो सॉन्ग है, रेन की जो आवाज़ है वो हर्ड, सुनी गई, बाई सम, कुछ एक के द्वारा, एंड रिमेन्ड अनहर्ड बाई अदर्स, या दूसरे कुछ लोगों के द्वारा क्या रही, अनहर्ड रही। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स एट लास्ट कि वो जो सॉन्ग है, चाहे वो कोई उसको सुने या चाहे कोई उसको ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोइट को, लेकिन पोइट ने इस चीज़ को इंटेंशनली, हार्टली अपने सोल स्पिरिट के पार्ट पर इसको समझा है, उस सॉन्ग को सुना है। उसके बाद यदि कोई उस सॉन्ग को इंपॉर्टेंस दे या उसको सुने या ना सुने, उससे पोइट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे लास्ट स्टेंजा एंड द क्वेश्चंस विद आंसर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो it's your own right to write something in comment box and I will say with assurance that I will try to solve a problem that time students. Okay, so students, आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप enjoying, बाय गाइज, बेस्ट ऑफ लक।